आप देख रहे हैं बिल्कुल पारंपरिक लिबास में वहां पर मौजूद ये लोग जो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए वहां पर पल के पावड़े बिछाए हुए नजर आए। रूस का ये कजान शहर जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले, इसका सांस्कृतिक क्या महत्व है वो भी हम लोग कर रहे थे, विशाल भी आपको बता रहे थे, मैंने भी आपको बताया कि कैसे भारत और जो रूस की दोस्ती है उसमें यहाँ की बड़ी भूमिका रही है। और वैसे भी सांस्कृतिक लिहाज से भी आप देखें तो लंबे समय से भारत और रूस के बीच में उसका आदान प्रदान होता रहा है, बहुत पुराने समय से। और भारत का बहुत ही भरोसेमंद साथी है रूस। कई बार मुसीबत के वक्त में भी रूस हमारे काम आया और जिस तरीके की दोस्ती रही है दोनों देशों में उसकी अक्सर मिसाल दी जाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा रूस की कजान शहर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई मायनों में। कूटनीतिक लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, सांस्कृतिक तौर पर भी आप देखें तो इसके अपने कई अलग अलग मायने मतलब हैं। तो ब्रिक्स का जो एजेंडा है उस पर भी हम बातचीत करेंगे आगे, लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कजान पहुंचे, उनका विमान वहां पर लैंड हुआ, उसके बाद अब विमान से वो बाहर आ चुके हैं। ये जो दो आप गाड़ियां देख रहे हैं, काले रंग की कार आपको नजर आ रही है, गाड़ी के अंदर आप बैठ चुके हैं प्रधानमंत्री, यहां से वो रवाना होने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन विशाल जरा ये बताइए आगे क्या कार्यक्रम पूरा रहने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में कजान एयरपोर्ट से सीधे कजान शहर पहुंचेंगे, जिस होटल में उन्हें रुकना है। लगभग आधे घंटे का समय लग जाएगा कजान एयरपोर्ट से इस होटल तक पहुंचने में। और यहां पर भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। और क्योंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, जो भारतीय समुदाय के लोग उस देश में रहते हैं उनसे पीएम मोदी जरूर मुलाकात करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, कुछ लोगों से संवाद भी करते हैं। तो लगभग आधे घंटे का यह कार्यक्रम होगा, लोगों से मुलाकात करने का, उनसे बातचीत करने का। और उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भारत के समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे द्विपक्षीय मुलाकात होगी। और यह द्विपक्षीय मुलाकात कई मायनों में अहम है, क्योंकि एक तरफ जहां रूस यूक्रेन की चर्चा तो हम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्योंकि रूस भारत का बहुत भरोसेमंद दोस्त रहा है, आज से नहीं काफी लंबे समय से, और रूस और भारत दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं। तो कैसे आपसी संबंध को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, व्यापार को लेकर भी यहां पर बातचीत होगी। और क्योंकि नेशनल करेंसी में दोनों देश अपने ट्रेड को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा रूस यूक्रेन युद्ध के चलते तमाम सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए हैं पश्चिमी देशों की तरफ से। इन सब के बीच में भारत रूस को लेकर भी जो स्टैंड रहा है वो अपना कह सकते हैं कि भारत अपने हित को आगे रखकर उस स्टैंड पर रहा है। क्योंकि भारत ने यहां पर इस पूरे युद्ध में जब दुनिया दो गुटों में बटी हुई नजर आई तो भारत ने किसी का साथ नहीं लिया। भारत ने कहा कि वो अपने हितों को आगे रखेगा और शांति के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगा। और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। शांति फॉर्मूले को लेकर दुनिया के तमाम बड़े नेता ये मानते हैं कि भारत ही इसे आगे बढ़ा सकता है। तो आज जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात होगी तो शांति का क्या फॉर्मूला होगा, क्या रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने पर कोई चर्चा होगी, उसके बाद जो साझा बयान सामने आएगा उसका इंतजार हमें करना होगा। लेकिन दुनिया को बहुत उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा शायद रूस यूक्रेन के बीच में शांति की कोई नई पहल कर सकता है। और हालांकि जिस तरह से युद्ध दोनों देशों के बीच में जारी है, कई प्रयास हो चुके हैं शांति को, लेकिन वो अभी तक किसी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाया है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच आज जो मुलाकात होनी है उससे कोई सहमति बन पाएगी शांति को लेकर, इस पर नजर रहेगी। और उसके बाद दो सबसे बड़ी मुलाकातें आज संभावित बताई जा रही है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं की गई है। सभी की नजर और एबीपी न्यूज की भी नजर उन दो संभावित मुलाकातों पर रहेगी, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात संभव बताई जा रही है और ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात संभावित है। और अगर ये दोनों मुलाकातें होती हैं तो ये कहा जाएगा कि 2020 में जिस तरह से एलएसी पर तनाव हुआ, उसके बाद से ये कहीं ना कहीं भारत और चीन के रिश्तों में एक सुधार की गुंजाइश के तौर पर देखा जाएगा। बिल्कुल विशाल, आप तस्वीरें वहां से दिखाते रहिएगा। दर्शकों को मैं बता दूं, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे हैं रूस के कजान शहर में, आप देख रहे हैं उनका किस तरीके से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और उसके बाद अब उनका इंतजार उस कार्यक्रम में किया जा रहा है जहां कई भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे वहीं से लगातार पल पल का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद। और विशाल देखिए, खास बात और भी है, सामरिक लिहाज से, कूटनीतिक लिहाज से यह दौरा प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक तौर पर भी देखा जाए तो जो ब्रिक्स करेंसी की बात की जाती है उस लिहाज से भी यह दौरा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि
ऐसी रिजर्व करेंसी अगर शुरू होती है ब्रिक्स देशों की तरफ से, इस पर अगर शुरुआत हो जाती है तो डॉलर के प्रभुत्व को टक्कर दिया जा सकता है। मनोज पर हालांकि अभी तक ऐसा एजेंडा सामने नहीं आया है कि डॉलर के विकल्प के तौर पर ब्रिक्स देश कोई अपनी मुद्रा को आगे बढ़ाए। हालांकि भारत के राजदूत से जब मैंने कल बातचीत की तो उस बातचीत में उन्होंने ये कहा कि उनका जो प्रयास है भारत का वो यही है कि नेशनल करेंसी में व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अगर हम डॉलर के विकल्प के तौर पर देखें ब्रिक्स अपनी कोई मुद्रा लाए तो उसमें बहुत सारी तकनीकी जो दिक्कतें हैं उनका सामना यहाँ पर तमाम देशों को जरूर करना पड़ेगा, खासतौर पर उनके मोड ऑफ पेमेंट को लेकर, उनके पूरे बैक सिस्टम को लेकर। तो इसीलिए यहां पर जो भारत के राजदूत हैं विनय कुमार, उन्होंने बताया कि नेशनल पेमेंट को बढ़ावा देने पर ज्यादा जोर भारत की तरफ से दिया जाएगा। और आप देखिए जो भारत की प्राथमिकताएं रही हैं यहां पर वो ये रही हैं कि कैसे बहुपक्षवाद सिस्टम में सुधार किया जाए। 2021 में जब भारत ने ब्रिक्स का आयोजन किया था और इसके साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म में ब्रिक्स के सदस्य देश सहयोग करें, इस बात को भारत ने 2021 में जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया तो आगे बढ़ाया। एसडीजीएस के लक्ष्य को, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको कैसे डिजिटल और तकनीक के माध्यम से हासिल किया जाए, इस पर भारत का जोर रहा है। और सदस्य देशों के बीच में, क्योंकि अब 2024 में इसे विस्तार दिया गया जब ब्रिक्स को, तो इसमें 10 सदस्य देश शामिल हुए और इसमें 10 देशों के शामिल होने के बाद अगर इसकी पूरी आप आबादी देखेंगे तो दुनिया की जनसंख्या का लगभग 45% इसकी आबादी हो जाती है। और अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 28.5% ब्रिक्स के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था मानी जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण संगठन ब्रिक्स हो जाता है। और इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम आपको बताना चाहें, जिसमें लीडर्स चर्चा करते हैं और लीडर्स के अलावा जो अधिकारी बैठक करते हैं उसमें चर्चा करते हैं, खासतौर पर व्यापार को लेकर, फाइनेंस को लेकर, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, कृषि, पर्यावरण, ऊर्जा, लेबर, एंटी करप्शन और एंटी ड्रग्स जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। और यही वजह है कि भारत यहाँ पर जब इस बैठक में हिस्सा ले रहा है तो जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी आवाज को भी मजबूत करना चाहता है, क्योंकि आप देखिए चीन भी लगातार ग्लोबल साउथ की बात करने का प्रयास करता रहा, लेकिन वो उसके सिर्फ प्रयास रहे। भारत ने उन प्रयासों को अमली जामा पहनाया। अब तक 2 बार भारत ने ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन कर लिया, जिसमें 100 से ज्यादा ग्लोबल साउथ के देश शामिल हो चुके हैं। तो जो विकासशील देश हैं उनकी आवाज को आगे करने के लिए भारत ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करना चाहता है। कैसे जो सदस्य देश हैं वो ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को और मजबूत करें, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा इसमें रहेगा। और ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन भी भारत लगातार करता रहा है। पिछली बार 5 नए देश शामिल हुए थे, जिसमें इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 देश इसमें शामिल हुए थे। और ये कहा जा सकता है कि ये सारे महत्वपूर्ण देश हैं और कहीं ना कहीं ये आज जो बैठक शुरू हो रही है ब्रिक्स की, इसके बाद 2 दिनों तक चलती रहेगी। इसमें अलग अलग फॉर्मेट में कुछ अन्य देशों को भी शामिल किया जा सकता है। अगर परमानेंट मेंबर बनाने पर सहमति नहीं बनती है तो किसी को आउटरीच प्रोग्राम के तहत शामिल किया जाएगा, किसी को पार्टनर देश के तौर पर शामिल किया जाएगा, किसी को गेस्ट देश के तौर पर शामिल किया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर हम देखें तो सबसे जो पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है वो आज की 3 बड़ी मुलाकातें जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित बताई जा रही है, उसके इर्द गिर्द ही दुनिया की मीडिया चर्चा कर रही है। पहली मुलाकात तो कंफर्म है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। भारत के समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात होगी। लेकिन क्या चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच भी बातचीत होगी? क्या ईरान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत होगी? इस पर सभी की नजरें रहेंगी, न सिर्फ भारत और रूस की बल्कि पूरी दुनिया। और खासतौर पर जो पश्चिमी देश हैं वो इन मुलाकातों पर ज्यादा नजर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकातें होंगी, क्योंकि 2 फ्रंट पर पूरी दुनिया में तनाव चल रहा है, एक रूस यूक्रेन का, दूसरा पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच में। ये दोनों मुलाकातें काफी अहम मानी जाएंगी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी विशाल आप वहां से दे रहे हैं। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। तो रूस के कजान पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और दोपहर 3:30 बजे पुतिन से मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। कजान में मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय बैठक होगी। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अभी एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर है।
महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज हमारी बैठक है, फैसला हो जाएगा। नाना पटोले ने कहा, गठबंधन में दिक्कतें आती हैं, हम सुलझा लेंगे। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने यह बड़ा बयान दिया। उनका कहना है ये कि आज हमारी बैठक है, फैसला हो जाएगा और गठबंधन में दिक्कतें आती हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ये सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। तो महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के जो वहां पर अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनका बयान सामने आया है कि आज फैसला हो जाएगा। सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होता ही है, कार्यकर्ताओं का प्रेशर होता है, सब चीजों का प्रेशर होता है। हमारा जो इशू है वो आजकल में क्लोज होगा। हमने बाला साहब थोराट जी को कल हमने ही बताया कि आप शरद पवार जी से और उद्धव जी से मिलके क्या बात है वो करके आइए। तो अभी उनके साथ भी मेरा मीटिंग है और मुझे लगता है कि आज और उसके बाद में हमारा महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग का भी मीटिंग है। 25-30 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। कोई नाराजी नहीं है, नाराजी किसी के नहीं है। सीट शेयरिंग में इस तरह का होते ही रहता। अभी थोराट साहब को हमने जो भेजा था, क्या उन लोगों ने मैसेज लाया, उसका मीटिंग एक होगा हमारा, बाद में सीट शेयरिंग का मीटिंग। तो नाना पटोले को आपने सुना, जो वहां पर अध्यक्ष है कांग्रेस के। उनका कहना कि आज से कल तक में फैसला हो जाएगा। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर अब दिक्कत नहीं है, पेच सुलझा लिया गया है, बातचीत हो रही है। ये तमाम बातें कांग्रेस के नेता की तरफ से कही गई हैं। तो किस तरीके की सियासी सरगर्मी वहां पर नजर आ रही है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। शरद पवार से लेकर तमाम बड़े नेता जो इस गठबंधन के साथी हैं, उनके बीच मुलाकात हो रही है। सीट शेयरिंग को लेकर, कुछ सीटों को लेकर दरअसल पेच फंसा हुआ है, यानी बात नहीं बन पा रही है। चुनाव से पहले हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें मिले, उनके ज्यादा से ज्यादा एमएलए चुनकर आए, ताकि सरकार बनने की स्थिति में उनका प्रभाव गठबंधन के अंदर ज्यादा हो। इसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो देखने को मिल रही है। चाहे उद्धव गुट हो, शिवसेना वाला, उधर से जो बातें कही जा रही हैं, या फिर कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आपने सुने, लेकिन नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका अब ये कहना कि बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, दिक्कतें आती हैं गठबंधन में, लेकिन हम सब कुछ सुलझा लेंगे। तो इस बैठक से बड़ी खबर जो भी आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। और जो कह रहे हैं नाना पटोले, क्या वाकई उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि सारा पेच सुलझ चुका है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आज से कल तक में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बयान दिया है कि हमारी बैठक होगी और इस बैठक के बाद फैसला हो जाएगा। गठबंधन है तो दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम उन दिक्कतों को सुलझा लेंगे। यह बयान दिया गया नाना पटोले की तरफ से। दरअसल पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव गुट है यूबीटी, उसके बीच बहुत ज्यादा कड़वाहट आ गई है। दोनों तरफ से कुछ नेताओं के बयान अगर आप देखते तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि राहें जुदा हो जाएं। लेकिन अब पटरी पर आती हुई चीजें नजर आ रही हैं। दोपहर 3 बजे सीट बंटवारे पर अहम बैठक होनी है और शरद पवार क्या जो एमवीए में दरार आ गई थी उसे पाट पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट से मुलाकात हुई है शरद पवार की और कांग्रेस आला कमान ने अब समन्वय का जिम्मा उन्हें सौंपा है। जो उनका अनुभव रहा है लंबा बाला साहेब थोराट का, उसी अनुभव के मद्देनजर उन्हें कहा गया है कि आप बीच का रास्ता निकालें ताकि समन्वय हो जाए, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत ना आने पाए। तो पेच कहां फंसा है वो भी आपको हम बता दें। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस में 15 सीटों पर मतभेद है। आज हल निकल पाएगा, सवाल है। और नाना पटोले को आपने सुना, वो कह रहे थे कि सारे पेच सुलझा लिए जाएंगे। मृत्युंजय सिंह इस वक्त बीच मेरे साथ मुंबई से मौजूद है। मृत्युंजय, क्या ये पेच आज सुलझ जाएगा? इतना आसान होने वाला है? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं है और ये बात इस बात से हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एमवीए की सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत थी वो लगभग बंद सी हो गई थी। वजह ये था कि विदर्भ की सीटों को लेकर तनातनी और उद्धव ठाकरे नाराज थे, खास करके नाना पटोले के व्यवहार से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। ऐसे पर नाना पटोले को अब इस बातचीत के जो टीम है उससे उनको बाहर रखा गया है और जिम्मेदारी बाला साहेब थोराट को सौंपी गई है।
बाला साहब थोरात ने सबसे पहले शरद पवार से आज मुलाकात की, उसके बाद अब मातोश्री पहुंचे हुए हैं। मातोश्री में मुलाकात, उनकी बैठक खत्म हो गई है। अगले कुछ मिनटों में वो मातोश्री से बाहर निकलेंगे और ऐसी जानकारी आ रही है कि दोपहर 3 बजे एमवीए के तीनों घटक दलों के जो नेता हैं, बड़े नेता, एक बार सीट शेयरिंग को लेकर एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर बैठेंगे और निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए, कल कांग्रेस के नेता जो दिल्ली गए थे, वहां से उनको साफ संदेश दिया गया है कि गठबंधन नहीं टूटना चाहिए और साथी दलों को साथ रखना चाहिए। अब इन दोनों पर अमल करने का काम महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं पर है, इसीलिए बाला साहब थोरात बातचीत की पहल कर रहे हैं। नाना पटोले को बातचीत से अलग रखा गया। अब सवाल यह है कि आखिरकार नाना पटोले क्यों उद्धव की आंखों में खटक रहे थे। वजह यह है कि नाना पटोले खुद विदर्भ से आते हैं, विदर्भ के नेता हैं और वहाँ विदर्भ के 13 सीटों पर नाना पटोले वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। नाना पटोले का कहना है कि जब से शिवसेना का विभाजन हुआ है, विदर्भ में शिवसेना की कोई ताकत नहीं बची है और ऐसे पर कांग्रेस वहां पर बीजेपी को टक्कर दे सकती है। जैसा लोकसभा चुनाव में आंकड़े सामने आए हैं, तो वहां 13 सीटों पर कांग्रेस सीट नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए उद्धव ठाकरे इससे नाराज थे। पर अब नाना पटोले को इस सीट शेयरिंग के बातचीत से साइड कर दिया गया है। बाला साहब थोरात बातचीत कर रहे हैं। 3 बजे मैं आपको मृत्युंजय बीच में रोक रहा हूं। अभी एक बड़ी खबर आ गई है। एलएसी पर सहमति को लेकर एक बड़ा अपडेट है। चीन ने गतिरोध खत्म होने की पुष्टि की। लद्दाख में चीन भारत की सेना के बीच गतिरोध खत्म। तो पिछले काफी समय से जो प्रयास किया जा रहा था वो रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। एलएसी पर सहमति को लेकर अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ने गतिरोध खत्म होने की पुष्टि कर दी है। लद्दाख में चीन भारत की सेना के बीच गतिरोध खत्म। एलएसी पर सहमति को लेकर अभी की ये बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचा दें। चीन की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है, तस्दीक की गई है एलएसी पर सहमति को लेकर कि खत्म इस गतिरोध को हम कर रहे हैं। यह बात चीन की तरफ से कही गई है। चीन ने गतिरोध खत्म होने की पुष्टि कर दी है। लद्दाख में चीन और भारत की सेना के बीच जिस तरीके के हालात बने हुए थे, जिस तरीके की गतिरोध की स्थिति थी, वो खत्म होने की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो चीन और भारत के साथ क्या इस मसले पर समझौता हो गया है? तो उसी से जुड़ा ये अपडेट आपको दे दें कि हां, ये पुष्टि चीन की तरफ से की गई है कि गतिरोध हम खत्म कर रहे हैं। लद्दाख में चीन और भारत की सेना के बीच गतिरोध खत्म। चीन ने भारत के साथ समझौते की पुष्टि की है। तो एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जिस तरीके के हालात बने हुए थे, तनातनी की स्थिति थी, संबंधों में तनाव, इस बीच ये एक बड़ी खबर है। एलएसी पर सहमति को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट, चीन ने गतिरोध को खत्म करने की पुष्टि की है। तो लद्दाख में चीन और भारत की सेना के बीच गतिरोध खत्म। आइए ये खबर विस्तार से समझते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष। जी अखिलेश, देखिए 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो चाइना की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये बयान दिया गया है कि उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि भारत के साथ जो स्टैंड ऑफ था उसको लेकर के आपसी सहमति पेट्रोलिंग को लेकर के बनी है और देपचौंग हो चाहे देपसोंग हो, इन दोनों ही जगहों पर अब पेट्रोलिंग हो सकेगी। जिन जिन पॉइंट्स को ब्लॉक किया था चाइना ने, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक, वहां पर भी अब ज्वाइंट पेट्रोलिंग होगी। साथ ही बड़ी बात ये कि आज जब हम और आप ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचते हुए देख रहे हैं, इस बात की चर्चा है कि उनकी साइडलाइंस पर चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात होने वाली है। उसके ठीक एक दिन पहले मुझे टॉप सोर्सेज ने बताया है कि भारत में चीन के राजदूत ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। सोर्सेज इंडिकेट करते हैं कि अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि साइडलाइंस पे होने वाली मुलाकात जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उनको लेकर के और बाकायदा डी-एस्केलेशन को लेकर के जो भी डील हुई है उसके कॉन्टोर्स पर भारत और चीन के बीच में बात हुई है। तो बड़ी बात है, एक दिन पहले भारत ने इस बात को औपचारिक तौर पर बताया कि चीन के साथ सहमति बनी और अब चीन की तरफ से इस बात को कंफर्म किया गया है कि भारत के साथ वाकई ज्वाइंट पेट्रोलिंग को लेकर के आपसी सहमति बन गई, जो कि एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि अचीवमेंट है दोनों ही देशों के स्टैंड ऑफ को अगर हम ध्यान में रखें तो। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं आशीष। हालांकि सवाल अभी भी कई हैं, चूंकि चीन का धोखा देने का इतिहास रहा है। और वो आपको बता दें, अभी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त कजान में जब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद भारतीय समुदाय के लोगों के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं उनका किस तरीके से इंतजार किया जा रहा है। रूस के लोग भी भारतीय परिधान में बिल्कुल नजर आ रहे हैं और जो भारत के लोग वहां पर बसे हुए हैं वो भी दिख रहे हैं बड़ी संख्या में। प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर इंतजार लंबे वक्त से चल रहा था। हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई थी जब उनका विमान वहां लैंड हुआ था और उसके बाद अब इस होटल में पहुंचे हैं जहां पर इन लोगों से मिलने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का। तो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कजान शहर में आयोजित हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल उनका वही चिर परिचित अंदाज।
पब्लिक के बीच जब वो पहुंचते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी विशाल भी यहीं पर मौजूद हैं। विशाल, क्या देख पा रहे हैं आप? उनके स्वागत में और कई छात्र छात्राएं भी आपको यहां पर नजर आएंगे जो पीएम मोदी को देखने के लिए यहां पर आए हैं और हाथों में तिरंगा में पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। और यहां पर अब आप देखिए भारतीय समुदाय के लोग जो बड़ी संख्या में मौजूद थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। कुछ लोगों ने उन्हें कई चीजें भेंट भी की है और साथ ही हर हाथ में यहां तिरंगा नजर आया, प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर नजर आया और पीएम मोदी ने कई लोगों से यहां पर बातचीत भी की है। और इसके साथ ही मैं देख पा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम तस्वीरों को यहां पर देख रहे हैं जो महात्मा गांधी के विचार यहां प्रदर्शनी के माध्यम से लगाए गए हैं। उन प्रदर्शनी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अपने कमरे की ओर रवाना हो गए हैं। और अब आज का दिन रूस में कजान के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बड़ी अहम द्विपक्षीय मुलाकातें होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहली मुलाकात तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ ही है और दूसरा क्या चीन और ईरान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, इस पर नजरें बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी कजान शहर में पहुंच चुके हैं और भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आए, काफी खुश नजर आए। और बड़ी संख्या में हम यहां पर देख रहे हैं कि कैसे जो लोग हैं वो यहां पर आपको दिखाई देंगे। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जो अगर हमें सुरक्षाकर्मी यहाँ पे आगे जाने की अनुमति देंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर और कई मुलाकातें होंगी। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल विशाल, हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में भी किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का वहां स्वागत किया गया। जो तमाम भारतीय वहां पर मौजूद हैं हाथों में तिरंगा लिए, इस तरीके से आप देखिए प्रधानमंत्री का वहां पर इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही पहुंचे नरेंद्र मोदी, वहां पर आप देख रहे हैं उनके चेहरों पर वो मुस्कुराहट नजर आई। यही नहीं, ये देखिए रूस के भी कई लोग वहां पर भारतीय परिधान में, भारतीय पोशाक में दिख रहे हैं। उनके हाथों में भी हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा। कुछ इस तरीके से स्वागत कजान में हुआ है प्रधानमंत्री का। भारत और रूस आपको पता है पुराने दोस्त हैं, कई दशकों पुरानी हमारी दोस्ती, और सबसे खास बात कि एक दूसरे के काम भी बुरे वक्त में आते रहे दोनों देश। और वहां भी क्या कुछ और चल रहा है, वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे मेरे सहयोगी विशाल यहीं पर मौजूद हैं। विशाल, अब बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर ली, उनके साथ बातचीत कर ली। कुछ लोगों ने पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाई है और पीएम मोदी अब अपने अगले कार्यक्रमों के लिए रवाना हो गए हैं। एक बार तस्वीरें मैं आपको इस पूरे होटल की दिखा देता हूं जहां पर भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे हुए थे। न सिर्फ भारतीय समुदाय के लोग बल्कि रूस के जो स्थानीय नागरिक हैं वो भी यहाँ पर पीएम मोदी के स्वागत में आए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर तमाम लोगों से मुलाकातें भी की हैं, लेकिन अब आने वाली कई द्विपक्षीय मुलाकातें जो हैं वो काफ़ी अहम होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कई द्विपक्षीय मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत यहां पर किया गया है और भारतीय समुदाय के लोग यहां पर बड़ी संख्या में हमें इस वक्त मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अगली जो सबसे बड़ी मुलाकात होनी है वो मुलाकात मोदी और पुतिन के बीच है, जो कि दोपहर 3:30 बजे होगी। और इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जहां भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा होगी। तो कयास इस बात को लेकर भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का जो शांति का फॉर्मूला है उस पर भी बातचीत आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जैसा हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, पीएम मोदी ने जुलाई में पुतिन के साथ शिखर वार्ता की थी मॉस्को में। उसके बाद पीएम मोदी ये आप बताते रहिएगा विशाल, लेकिन ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें हमने ये भी देखा कि कुछ वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी उसका भी लुत्फ उठाते नजर आए। ये देखिए,
बहुत ही भव्य तरीके से तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को हम बता दें कि दरअसल भारत और रूस के बीच ना सिर्फ आर्थिक संबंध मजबूत है, सामरिक संबंध मजबूत हैं, बल्कि जो सांस्कृतिक संबंध भी हैं वो भी बहुत गहरे हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद हैं और ये रूस के लोग रहने वाले, रूस के नागरिक हैं जो कि भारतीय परिधान में आपको नजर आए वहां पर नृत्य करते हुए। और ये अब देखिए वहां मौजूद लोगों से जब मिल रहे थे प्रधानमंत्री, भारतीय समुदाय के बीच नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनके लिए, उनके स्वागत में रूस के लोगों ने कुछ इस तरह से नृत्य की झलकी पेश की है। इस बड़े मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी ताकत भी देखने को मिलेगी, चूंकि अलग अलग देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनसे उनके बहुत गहरे रिश्ते हैं, मधुर संबंध हैं और कूटनीति में इन चीज़ों के बड़े मायने होते हैं। जिस तरह की दोस्ती खुद भी प्रधानमंत्री मोदी की है अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से, उसकी बानगी उन मुलाकातों में देखने को मिलती है जब वो बड़े बड़े नेताओं से बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, अपनी बातों को उनके सामने रखते हैं। What's your name? My name is Elvira. How did you welcome Prime Minister Modi? I think today is very important day for all of us, and we will meet our Modi with many happy faces, with accompaniments, and with our dance. I Did think. you meet Prime Minister Modi? Yes. Did you? Yes. What did you say? Did you speak also? No, we don't speak with him, but he was very fun. So, what would you like to say about Prime Minister Modi? We was very happy to see them, and it's very appreciate to invite in this event us. So thank you. आप देखिए यहाँ पर इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वागत किया और ये कहा जा सकता है कि रूस के जो आम लोग हैं उनके अंदर भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला और पीएम मोदी ने इन लोगों से यहाँ पर बातचीत भी की। और जो लोग मौजूद हैं आप को तस्वीरें कुछ और दिखाते हैं रूस के शहर की। ये मैं चाहूँगा कि कुछ लोग और हैं जो इन लोगों से बातचीत करते हैं। व्हाट्स योर नेम? Dmitry. Dmitry, you met Prime Minister Modi? Yes. What would you like to say about Prime Minister Modi? Modi is Premier Minister India. Что он спрашивает? What did you ask him? I'll translate it. Please ask him कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देखा, क्या कैसा लगा और क्या यहाँ पर कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में? Вы видели премьер-министра Моди Индии. Какие у вас ощущения и что вы бы сказали? Fantastic. Это очень Very fantastic. И вы очень рады этому? Yes. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो आपने देखा वहां पर ना सिर्फ मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, भारत माता की जय के नारे भी लग रहे थे। और ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जब भी विदेश में इस तरीके के दौरे पर जाते हैं कोई मिनी इंडिया हो। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग वहां पर मौजूद और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रूस के लोग भी वहां पर मौजूद थे, बिल्कुल भारतीय परिधान में, भारतीय पोशाक में वो भी नजर आ रहे थे। और अभी आपने देखा किस तरीके से एक नृत्य भी वहां पर पेश किया गया था। और अब भारतीय समुदाय के बीच, भारतीय समुदाय के लोगों के बीच हैं प्रधानमंत्री, तमाम लोगों से हाथ मिलाते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। अब से थोड़ी देर के बाद, लगभग 1.5 घंटे के बाद रूस के राष्ट्रपति के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है, जिस पर सभी की निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें हैं।